एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. माय नेम इज संदीप भोगल एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ विंग्स आफ्टर 12th. विंग्स आफ्टर 12th में वी ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स आफ्टर क्लास 12th. कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर करते हैं? इन सब एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और वी हैव बीन डूइंग दिस सिंस लास्ट मेनी ईयर्स नाउ. तो इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ? इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जो इस बार एग्जाम्स के पैटर्न में चेंजेस आए हैं, एडमिशन प्रोसेस में चेंजेस आए हैं. लास्ट ईयर तक, दैट इज अप टिल 2021, क्या होता था कि मैक्सिमम कॉलेजेस जो एडमिशन्स आपको क्लास 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए देते थे वो आपके बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे देते थे. तो आपको बोर्ड्स में कितने परसेंटेज आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता था कि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा. ठीक है, चाहे वो मुंबई यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कहीं भी हो. हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे ज़रूर थे जो एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन लेते थे, जैसे नार्सिमुंजी, NMIMS, ठीक है, जैसे सिम्बायोसिस, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे DU JAT के थ्रू एडमिशन लेते थे. ठीक है, तो लास्ट ईयर तक एंट्रेंस एग्जाम्स जो थे वो उतने कॉलेजेस नहीं लेते थे और बहुत एग्रेसिव नहीं थे कॉलेजेस उसको लेकर के. हाँ, जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेते थे वो तो लेते ही थे, लेकिन आप समझ लो कि रेशियो जो था वो 80-20 था. 20% जो एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू और 80% वो आपके बोर्ड में जो मार्क्स आएंगे उसके थ्रू. बट इस बार जो चेंजेस आए हैं वो आपको पता होने चाहिए. देखो, पहले क्या था कि आप अगर बोर्ड्स में 96-97% स्कोर करते हो, मे बी 99, आजकल तो मैं देखा स्टूडेंट को 99 भी, 99.5, 99.75 तक आया है, 100% भी आए हैं स्टूडेंट्स को. तो इसके बेसिस पे आपकी एडमिशन होती थी. तो इसके चलते जो कट ऑफ है, जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के, श्री राम हो या सेंट स्टीफन हो, ठीक है, या सेंट जेवियर्स हो, उनके कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाते थे, जो मुझे भी लगता है और शायद गवर्नमेंट को भी लगता है कि ये सही नहीं है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस साल जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आज से 2 साल पहले प्रिपेयर की गई थी और हमें पता चला था कि वो इम्प्लीमेंट होगी, अब वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होनी चालू हो गई हैं. तो उस पॉलिसी को अगर ध्यान में रखते हुए अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक एग्ज़ाम CUCET, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लॉन्च किया है. ये होना लास्ट ईयर ही था. हालांकि ये एग्ज़ाम बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन ये उतना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी. लेकिन अब क्या है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, BHU, JNU, सारे जो है वो CUCET के थ्रू एडमिशन लेगी. तो CUCET क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. अब इसका क्या रोल है एडमिशन में? अब याद रखना कि अब आप ये जो है CUCET बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करेगा आपकी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए. मोस्ट ऑफ द रिनाउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अब इसमें आ चुकी हैं. अब CUCET का ये कहना है कि आप बोर्ड्स में कुछ भी स्कोर करो, आप बोर्ड्स में 90% स्कोर करो, 95% स्कोर करो, 100% स्कोर करो, आपके एडमिशन्स अब प्योरली बोर्ड्स के मार्क्स के ऊपर के बेसिस पे नहीं होगी. बोर्ड्स के मार्क्स को 50% वेटेज दिया जाएगा और बाकी का 50% जो वेटेज दिया जाएगा वो CUCET को दिया जाएगा. ठीक है, बाकी का 50% वेटेज जो है वो CUCET को दिया जाएगा. ठीक है, अब CUCET को दिया जाएगा, मतलब अब एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपके एडमिशन्स के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करेंगे. तो पहले क्या होता था कि साइंस के बच्चे जो थे, वो साइंस के बच्चे को पता होता था कि मुझे बोर्ड्स में मैं जो भी स्कोर करूं, लेकिन मेरा जो मेन जो एडमिशन जिसके थ्रू मेरी होगी वो JEE मेंस या JEE एडवांस के थ्रू होगी, या जो भी स्टेट वाइज जो इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम्स होते थे. तो अभी क्या हो गया, अभी जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो सिर्फ पहले डिपेंडेंट रहते थे कि वो क्या मार्क्स लाएंगे बोर्ड्स पे, उसके बेसिस पे उनकी एडमिशन होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अब उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, वो अब इसको बाईपास तो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो आइए अब CUCET में क्या सिस्टम है, कैसा होगा, समझते हैं. देखो, अभी तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कंप्लीट डिटेल CUCET के बारे नहीं दी है, लेकिन हाँ ये क्लियर है
कि आपके CU/CET में 2 सेक्शन होंगे। एक तो होगा आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जो जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो सेक्शंस आते हैं QA क्वांटिटेटिव एबिलिटी या इंग्लिश या रीजनिंग, तो एक तो आपका आप समझ लो कि IQ लेवल को चेक करने के लिए एक सेक्शन रहेगा जिसमें रहेगा मैथ्स, जिसको QA बोलते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एक रहेगा इंग्लिश और एक रहेगा रीजनिंग और एक जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज। ठीक है, तो 2 सेक्शन में सेक्शन A जो है वो रहने वाला है इन सब का। और याद रहे जो ये चारों सब्जेक्ट है, आप कोई भी एंट्रेंस दो, आप अगर आप सिम्बायोसिस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो या क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, या आप DU JAT दे रहे हो, ये 4 सेक्शंस ही पूछे जाते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इंडिया में आप अगर कैट की भी बात कर लो, जो मैनेजमेंट MBA के लिए जो IIM जो करवाता है कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसमें भी मेजर सेक्शन मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ही होता है। ठीक है, तो CU/CET में एक सेक्शन तो रहने वाला है ये मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग को, और दूसरा सेक्शन जो है वो डोमेन नॉलेज चेक करेगा आपको। ठीक है, अब डोमेन नॉलेज का मतलब आप जिस भी फील्ड में अपने ग्रेजुएशन को करना चाहते हो उस फील्ड से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, उस फील्ड में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर आप साइंस में ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो डोमेन नॉलेज वाले सेक्शन में, दैट इज सेक्शन B में, आपको क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ से पूछे जाएंगे। अगर आप कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट मतलब BST या फिर अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सेक्शन B में जो डोमेन नॉलेज चेक करेंगे आपके, मतलब आप जिस भी फील्ड में ग्रेजुएशन करना चाहते हो उस फील्ड से रिलेटेड डोमेन B में क्वेश्चंस रहेंगे। और सेक्शन A जो है वो आपका जनरल जो IQ टेस्ट, जो एंट्रेंस लेवल के एग्जाम्स के लिए, सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो अब जो है मेन प्रिपरेशन आपको कहाँ चाहिए? मेन प्रिपरेशन चाहिए सेक्शन A में, बिकॉज सेक्शन A में जिस टाइप का मैथ्स होता है, क्योंकि जो एंट्रेंस लेवल का जो क्वेश्चन सेट होते हैं, जो मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग, ये वैसे नहीं होते हैं जो आप स्कूल, रीजनिंग तो खैर आपके लिए टोटली नया सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश ऐसा नहीं है कि जो स्कूल में आप अभी तक करते आ रहे हो। ये बड़ा स्मार्ट एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ्स में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आप सॉल्व तो कर पाओगे, लेकिन आपको जो टाइम पीरियड दिया रहता है सॉल्व करने को वो बहुत कम होता है। मतलब अगर एक पेपर है, अगर मान लो कि इस पेपर में आपको दिया गया कि आपके पास 30 मिनट है, लेट्स से आपको सिर्फ 30 मिनट का टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है, तो आप 30 मिनट में तो ये नहीं सॉल्व कर पाओगे। हाँ, अगर आपको 1.5 घंटे मिले तो आप ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। तो ये स्मार्ट एग्ज़ाम है। ये स्मार्ट एग्ज़ाम का मतलब क्वेश्चन देखते ही बिना पेन पेपर उठाए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप ऑप्शन देख के ही आंसर कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको एक रिगरस ट्रेनिंग चाहिए जिसके बिना आप नहीं कर पाओगे। सेम इज़ विथ इंग्लिश। इंग्लिश में भी दो एरियाज़ पे टेस्टिंग होती है। एक तो वर्बल एबिलिटी, आपकी ग्रामर, आपकी वर्बल एबिलिटी, और दूसरा इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ पे ये देखा जाता है कि पैसेज को आप रीड करके समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, रीजनिंग इज़ अ टोटली न्यू टॉपिक। अगर आप हमारे वीडियोस को देखें तो आप जब जाओगे तो रीजनिंग की वीडियोस भी बनी हुई हैं हमारे इस चैनल पे, मैथ्स की भी वीडियोस बनी हुई हैं, इंग्लिश की भी वीडियोस बनी हुई हैं। उसको देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक जनरल अवेयरनेस जो है, ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप समझ लो कि पिछले 6 महीने के जनरल अवेयरनेस जो है, जो भी वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपको स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन वहाँ से पूछे जाएंगे। बाद में आता है डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज में आपको आपके सब्जेक्ट से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसको आपको आंसर करना है। ठीक है, मतलब आपको सेक्शन ए में प्रिपेयर तो होना ही है, और सेक्शन बी में
+1 एंड +2 में जितना भी आप पढ़े हो वहीं से मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस जो है वो वही होने वाला है, क्योंकि अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। बस ये पता है कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रहेगा, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल था जहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक्सप्लेन किया था, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैसे इसको डिवाइड किया था। लेकिन फाइनल तभी हम बोल पाएंगे जब तक गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे CUCET का सिलेबस और पेपर पैटर्न ना आ जाए। बट द बॉटम लाइन इज स्टूडेंट्स कि अब आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के मार्क्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, आपको अब CUCET एग्जाम देना होगा। अब सोच लो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ जो आई थिंक हर स्टूडेंट वहाँ जाना चाहता है, श्री राम में पढ़ना चाहता है या हंसराज में पढ़ना चाहता है या सेंट स्टीफन में पढ़ना चाहता है ना। श्री राम में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है, सेंट स्टीफन में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता है या प्लेन बीकॉम करना चाहता है, तो उसके लिए अब आपको CUCET देना है। मतलब कंपटीशन और इंटेंस हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये आइडिया था और ये अपने क्लास 10th को क्रॉस करते ही जैसे ही वो 11th में आए उन्होंने इस चीज़ की कोचिंग चालू कर दी थी। तो गाइज याद रखना, ये कंपटीशन सिर्फ आपके शहर में के स्टूडेंट्स के बीच में नहीं है, ये आप compete करोगे ऑल इंडिया लेवल पे। और अगर CUCET सब स्टूडेंट देंगे तो आई थिंक मेरी समझदारी ये कहती है कि कम से कम 20 लाख बच्चे तो CUCET के लिए डेफिनेटली अपेयर करेंगे, 20 से 22 लाख बच्चे, इससे कम तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब तक जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता था वो JEE होता था, जहाँ पे 10, 12, 13 लाख बच्चे अप्लाई करते थे, अपेयर करते थे। आई थिंक CUCET ने उस फिगर को भी क्रॉस कर जाना है। तो CUCET में आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK के लिए प्रिपरेशन चालू करनी होगी। आपके ट्यूटर्स, आपके पेरेंट्स अगर ये आपको कहते हैं कि आप पहले +2 में फोकस करो उसके बाद इस पर फोकस करना, आई थिंक दे नीड टू रीथिंक, बिकॉज आई एम इनटू दिस सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स। ये उतना आसान भी नहीं होने वाला है जितना आसान ये दिख रहा है, क्योंकि हर स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर मान लो किसी को बोर्ड्स में 99% आए और वो यहाँ पे मार्क खा जाता है CUCET में, तब भी वो एडमिशन नहीं ले पाएगा, ठीक है। और अगर कोई CUCET में बहुत अच्छा स्कोर करता है, बोर्ड्स में कम आएंगे, तब भी उसकी एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि दोनों को इक्वल वेटेज दिया गया है, ठीक है। अब CUCET में मैंने अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था। लेट मी डिस्कस कि आप जो है आपको किस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको डिवाइड किया है सारे सिलेबस को। कम लेट्स अंडरस्टैंड कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैसे डिवाइड किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो डिवाइड किया है वो कुछ ऐसा किया है कि CUCET जो पेपर है, मैं मोबाइल में देख के आपको बता रहा हूँ, CUCET जो पेपर है उसमें 2 सेक्शन रहेंगे, ठीक है। सेक्शन A में ये पूरा पेपर जो रहेगा ये 3 आवर्स का रहेगा, ठीक है। और टोटल जो इसमें ये है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, MCQ बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है। मतलब ये हैंड रिटन पेपर नहीं होने वाला है, ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। अब कंप्यूटर बेस्ड में सेक्शन A जो है उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चंस में इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 15 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी 10 क्वेश्चंस, दैट इज योर ग्रामर पार्ट, ठीक है। मैथ्स दैट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी दैट इज 10 क्वेश्चंस, ठीक है। ये लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग 10 क्वेश्चंस, और जो जनरल अवेयरनेस है और GK है उसमें 5 क्वेश्चंस। टोटल आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए जो टाइम लिमिट रहेगा वो 60 मिनट्स रहेगा। मतलब 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करना है, तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा। तो टाइम को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम आराम से करेंगे, बहुत टाइम है। 60 मिनट फॉर सेक्शन 1 दैट इज सेक्शन A, 50 क्वेश्चंस। इसमें मार्किंग +4 फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द इनकरेक्ट आंसर। मतलब अगर आप देखें तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत सोच समझ के आप अपने आंसर्स को मार्क करना, बिकॉज गलत आंसर में -1 भी है तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपके सभी आंसर गलत होते हैं तो आपका स्कोर -50 भी हो सकता है, और सभी आंसर सही होते हैं तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे 200 मार्क्स स्कोर करने को मिलेंगे, ठीक है। ये सेक्शन A है। बट मैं बता दूं अभी तक फाइनल नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल निकाला था मैंने, उसमें वहाँ पढ़ा था, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये सारा समझा रहा हूँ।
सेक्शन बी जो है, कोई गैप नहीं मिलने वाला आपको। सेक्शन बी में अगर आप देखो टोटल आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और 120 में आपको 100 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अब सपोज करो कि आपको जो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, डोमेन नॉलेज चेक करने के लिए 4 सब्जेक्ट्स में 30-30 क्वेश्चन ईच, तो 30 इंटू 4 टोटल 120 क्वेश्चन। आपको 120 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, मतलब आप 20 क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे टोटल, मतलब यहाँ पर भी +4 और -1 का क्राइटेरिया है। तो अगर आप +4 की बात करें तो मैक्सिमम यहाँ पे आप 400 स्कोर कर सकते हैं, और अगर गलत करते हो तो यहाँ पे आप -100 स्कोर कर सकते हैं, अज्यूमिंग कि आपके सारे आंसर्स गलत हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर आप सब सही क्वेश्चन करते हो 100 सेक्शन बी से और 50 सेक्शन ए से, तो 150 इंटू 4 दैट इज 600 मार्क्स आप इन टोटल स्कोर कर सकते हो। और अगर आप सब गलत कर देते हो तो -1, तो -150 आप मिनिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप मिनिमम में फोकस ना करो, मैक्सिमम पे करो। तो ये जो है ये आपको ये एक पैटर्न हो सकता है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी आई कि सर सपोज़ मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे अभी साइंस से मुझे शिफ्ट करना है, मैं किसी और स्ट्रीम में आना चाहता हूँ, या मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, अब आर्ट्स से मैं बीबीए करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक हो सकता है ये भी कि जो साइंस के लिए अप्लाई करें, जो अभी तक CU/CET में होता आया है कि जिसको साइंस से रिलेटेड कोर्स करना था, तो उसके लिए 2 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए वैसा ही होता था जैसे हमने डिस्कस किया, और सेक्शन बी में डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इन चारों में से फिजिक्स जो था वो कंपलसरी था, केमिस्ट्री जो था वो कंपलसरी था, मैथ्स एंड बायो में कोई एक आपको अटेम्प्ट करना था, क्योंकि जो बायो साइंस लेता है वो सिर्फ बायो करेगा, जो प्योर साइंस लेता है वो मैथ्स अटेम्प्ट करेगा। सेक्शन बी में डोमेन स्पेसिफिक होता था, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी, और मैथ्स और बायो में कोई एक आपको अटेम्प्ट करना होता था। और सेक्शन ए में वैसा ही मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पूछा जाता था। लेकिन जो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे एग्जाम देते थे CU/CET, वो उनके लिए 100 मार्क्स का पेपर होता था, वो पूरा सेक्शन ए पे ही बेस्ड होता था, मतलब मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। हो सकता है इस बार ये भी ऐसा हो कि कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए सिर्फ 100 क्वेश्चन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के हिसाब से, जो एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से, और उनके लिए शायद डोमेन स्पेसिफिक हो भी ना। बट जब तक ये कंफर्म वेबसाइट पे अपलोड नहीं होता है, तब तक इसके बारे कुछ भी बोल पाना अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो है इसमें प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। इसको प्रिपेयर करने के लिए गाइस मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, या हमारे आप वीडियोस को देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि CU/CET के क्वेश्चंस में प्रिपेयर कैसा करना है, ठीक है। अब CU/CET तो हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब ऐसे बहुत सारे अलग जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, वो अपना एग्ज़ाम लेती हैं। अब बेस्ट पार्ट क्या है, चाहे आप क्राइस्ट के लिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी CUET के नाम पे एग्ज़ाम लेती हैं, ठीक है। जैसे सिम्बायोसिस है, वो एग्ज़ाम लेता है SET के नाम से, ठीक है। नारसिमुंजी जो है वो एग्ज़ाम लेता है NPAT के नाम से, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेज, वो एग्ज़ाम लेता है DUJAT के नाम से। तो ये सब एग्ज़ाम जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पहले से लेते आ रही हैं, और वो इस साल भी लेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो सिलेबस CU/CET का है वही सिलेबस, ऑलमोस्ट 80% सिमिलर सिलेबस इनका भी है। इसमें भी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 3 तो हर एक एग्जाम में पूछेंगे, किसी किसी एग्जाम में जीके भी पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, ये है कि CU/CET का मैथ्स में शायद हाई लेवल मैथ्स ना पूछे या एडवांस मैथ्स ना पूछे, लेकिन NMIMS जो है वो एडवांस मैथ्स पे भी फोकस करता है और स्टैटिस्टिक्स पे भी फोकस करता है। सिम्बायोसिस में थोड़ा बहुत एडवांस मैथ्स आता है। क्राइस्ट जो है वो CU/CET के जैसा ही है ऑलमोस्ट, क्राइस्ट में एडवांस मैथ्स नहीं पूछते हैं, और DUJAT जो है उसमें भी एडवांस मैथ्स थोड़ा बहुत पूछा जाता है। मैं हर एक एग्जाम्स के इनके बारे में पैटर्न में डेफिनेटली डिस्कस करूंगा आपसे, बट इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बॉस, अभी तक
जो पैटर्न था उस पैटर्न के हिसाब से मत चलना, नहीं तो लास्ट में आपको बहुत बड़ा शॉक मिलने वाला है, क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। ठीक है, तो CU/CET देना ही पड़ेगा, और मैं कह रहा हूँ कि CU/CET के साथ इन एग्ज़ाम्स को भी दो, बिकॉज आप जब CU/CET के लिए प्रिपेयर करोगे आप कहीं ना कहीं इन चारों के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो। तो इन शॉर्ट एग्ज़ाम्स यू कैन नॉट बाईपास, उसको आप एग्ज़ाम्स को, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को ओवरटेक नहीं कर सकते हो। और अगर आप ये सोचते हो, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखा है कि लोग कहते हैं कि आपको ट्यूशन्स की ज़रूरत नहीं है, आप बुक से पढ़ लो, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। नॉट बिकॉज आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूट, बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस एंड आई नो, क्योंकि हाउ विल यू compete with a student who is already taking coaching for all these classes, already getting himself or herself trained for these classes? आप बिना ट्रेंड हुए, बिना ट्रेनिंग लिए ट्रेंड कैंडिडेट से कैसे आप compete करोगे, मेरे को ये बता दो। ठीक है, तो प्लीज़ लॉजिक से काम लो। ठीक है, अगर आप क्लास 11th में हैं तो इमीडिएटली अभी से ही स्टार्ट कर दो। साइंस के बच्चे करते ही हैं, 11th से ही वो जेई की कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं या मेडिकल की कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, पैरेलली वो स्टार्ट कर अपने स्कूल की भी पढ़ाई करते हैं। आपको भी वैसा करना होगा, बिकॉज अब CU/CET इज़ अ रियलिटी एंड यू हैव टू फेस इट। इस साल जब पहला CU/CET होगा उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी, अभी तक बहुत कुछ क्लियर नहीं है, एम्बिग्विटी है, बट येस ये तो श्योर है कि सेक्शन A तो 100% आएगा, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पूछा जाएगा। सेक्शन B डोमेन स्पेसिफिक आता है कि नहीं, ये जब तक हमें ऑफिशियली कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलता है हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि अब ये CU/CET आया क्यों। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये CU/CET क्यों है, ये CU/CET इंट्रोड्यूस ही क्यों किया। अब देखो यार, ऐसा है कि I have been teaching economics since last 13-14 years now, और इतने साल में मैंने जो चेंजेस देखे हैं एडमिशन प्रोसेस में वो ड्रास्टिक हैं। मतलब आज से 14-15 ईयर्स पहले मैं खुद भी, जब मैं खुद बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, और मैंने जब अपने कॉलेज में एडमिशन ली थी तब उस समय किसी को 94-95 आता था तो वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ है, जो ये स्कोरिंग पैटर्न है वो इतना चेंज हो चुका है कि 98% लाना भी, रादर 100% लाना हैज़ बिकम वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट 100% के लिए एम करते हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि अब जो अच्छे कॉलेजेस हैं, श्री राम कॉलेज है या सेंट जेवियर्स है, इन सब का कट ऑफ कितना हाई जाता है। तो आई हैड अ स्टूडेंट लास्ट ईयर, उसको ओवरऑल 98 पॉइंट समथिंग आए थे, एंड ही वांटेड टू डू इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम श्री राम एंड ही डिड नॉट गेट थ्रू, एंड ही वाज सो डिप्रेस्ड कि सर मैं क्या ही कर दूं अब, कि 98 लाने के बाद भी, 98 प्लस लाने के बाद भी आई एम नॉट, मुझे किसी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिला। तो ये बड़ा ही एक सैड इवेंट था, मतलब मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था बट उसको नहीं मिला। हाँ, क्योंकि कट ऑफ उसके मार्क्स से 0.5% ऊपर गया था। तो आप हिसाब लगा लो, रादर 0.25% ऊपर गया था। तो हिसाब लगा लो कि कंपटीशन कितना ही इंटेंस हो चुका है। तो अभी क्या है ना कि 98 लाने के लिए स्टूडेंट्स के पास स्ट्रैटेजीज़ है कि मैं लास्ट 6 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लूँगा, है ना। और लास्ट 6 ईयर्स के पेपर को सॉल्व करके एग्ज़ाम में आप जाओगे तो अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंस यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस साल का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब इससे क्या हो रहा था कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, अब बताओ ऐसा हो सकता है जिसको 92% आया है वो भी एक ब्रिलियंट कैंडिडेट है, उसका IQ लेवल शायद 98 वाले से अच्छा हो, लेकिन उसको चांस ही नहीं मिला कि वो श्रीराम में एडमिशन ले सके। ठीक है, तो इतना इंटेंस कंपटीशन है, इसको थोड़ा रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट ने CU/CET किया है, सो दैट किसी कैंडिडेट को अगर 92% आता है बट उसका IQ लेवल अच्छा है, ठीक है, वो रीजनिंग जल्दी सॉल्व कर सकता है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के जल्दी समझ सकता है 98 वाले से, तो इसकी एडमिशन हो जाएगी, इसकी नहीं होगी। सो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे फोकस किया कि वी वांट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वी डोंट वांट अ स्टूडेंट जो दिन भर रट्टा मार मार के 98% ले आया लेकिन IQ लेवल जो है वो कम है।
ठीक है। इसीलिए अगर आप देखोगे अभी सारा एग्जाम का पैटर्न जो क्लास 12th का है वो भी चेंज हो रहा है, उसमें भी अब हम देख रहे हैं कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और ये शायद अब कंटिन्यू होने वाला है कि एक टर्म जो है वो MCQ बेस्ड ही रहेगा। रादर मुझे लगता है कि ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में जो वेटेज है 75% वेटेज MCQ को दिया जाएगा, क्योंकि MCQ जो है वो दैट टेस्ट योर रियल नॉलेज, क्योंकि MCQ उतना आसान नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि MCQ आपका रियल नॉलेज जज करता है। एक सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है कि आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपको नॉलेज है, आप कुछ भी कहानी बना के लिखोगे तो आपको अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 4, 4.5, 5 तो मिल ही जाते हैं। लेकिन MCQ में यू आइदर नो दी आंसर और यू डू नॉट नो दी आंसर। तो MCQ में आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी होती है, इसीलिए पेपर पैटर्न को भी चेंज किया ताकि रट्टा मारने वाले जो है वो हर समय आगे ना बढ़े। और दूसरा जो है एंट्रेंस एग्जाम, सो दैट इक्वालिटी रहे, सबको बराबर का मौका मिले, ठीक है, कंपटीशन फेयर हो, एडमिशन्स फेयर लोगों को मिले, डिजर्विंग कैंडिडेट को मिले। तो ये रीज़न है, बिकॉज आप देखो अगर आप 98 लाने के बाद भी इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में नहीं जा पा रहे हो तो ये बहुत अफसोस की बात है, ठीक है। तो अब इससे क्या है, CU/CET में स्क्रीनिंग बेटर होगी, सबको इक्वल चांस मिलेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि यार मैं 95 लाया था तो मुझे श्रीराम में चांस ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ को गवर्नमेंट ने सॉल्व किया है इसके थ्रू, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अब एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन करेंगे ना, बिकॉज एंट्रेंस में अगर आप लॉजिकली ढंग से पढ़ाई करो तो होगा, ये भी होगा, आराम से होगा, ठीक है। अगले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि और CU/CET को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। यू नीड टू सब्सक्राइब टू अ चैनल एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, सो दैट यू गेट अपडेट्स एवरी डे, सो दैट आप कोई भी अपडेट को मिस ना करो, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहेंगे, ठीक है। और एज आई सेड, हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक में नीचे दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसमें हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे, क्वेश्चंस डालते रहेंगे, द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डालते रहेंगे। कोई भी नया अगर हम यूट्यूब वीडियो लॉन्च करते हैं तो हम उस टेलीग्राम चैनल में अपडेट दे देंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, सो दैट यू गेट आवर अपडेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। फॉर नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।